नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेस्टी पॉइंट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी कैटेट का मेमोरी बेस्ड प्रीवियस ईयर पेपर। आज हम बातचीत करेंगे बायोलॉजी के पेपर की कि बायोलॉजी का पेपर जो है यूपी कैटेट एग्जाम में कैसा आता है, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या उन क्वेश्चंस का लेवल रहता है, ताकि आप जो पेपर दोगे उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाएँ और अपनी तैयारी को किस प्रकार के इसमें क्वेश्चंस आते हैं उस हिसाब से डिजाइन कर पाएँ। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं हमने उनका एक कलेक्शन बनाया है, उन्हीं क्वेश्चन को हम यहाँ पर कराएंगे। देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन आया था, पेपरमिंट इज मल्टीप्लाइड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे एडवेंटिशियस बर्ड, सकर्स, लीफ, रनर्स। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि एडवेंटिशियस बर्ड्स जो हैं उसके माध्यम से ब्रायोफाइलम जो प्लांट होता है उसके अंदर इसी माध्यम से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। शक्कर के माध्यम से जो बनाना होता है उसमें देखने को मिलता है हमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन। लीफ के माध्यम से वेजिटेटिव प्रोपगेशन ब्रायोफाइलम में हमें देखने को मिलता है। ब्रायोफाइलम में लीफ से भी हो जाता है और एडवेंटिशियस बर्ड से भी हो जाता है। बात करें यहाँ पर रनर्स की, तो रनर्स इसमें राइट आंसर होगा। पेपरमिंट में जो है वो हमारा रनर्स से होगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और इसके बाद हम बात करें रनर्स से, हमारा स्ट्रॉबेरी में भी रनर्स के माध्यम से होता है। इसके साथ साथ जो हमारी ग्रास होती है उसमें भी रनर्स के माध्यम से होता है। वैसे अगर इसमें रनर्स के साथ साथ अगर स्टोलोन ऑप्शन में दिया गया होता तो हम स्टोलोन टिक करते, क्योंकि जो स्टोलोन है वो बिल्कुल राइट है। हम जो स्टोलोन है, स्टोलोन के अंडर ही रनर आता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो सभी रनर्स हैं वे स्टोलोन होते हैं, लेकिन सभी स्टोलोन रनर नहीं होते। इसका हम एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कि जो पेपरमिंट है, मेंथा पेपरेटा, इज कॉमनली प्रोपेगेटेड वेजिटेटिवली थ्रू स्टोलोन के माध्यम से होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी जो स्टेम की बेस होती है वहाँ से एक स्टेम निकलती है जो कि हॉरिजेंटली मूव करती है, और जहाँ पर वो अर्थ को टच करती है या सोयल से संबंध बनाती है तो वहीं पर वह रूट जनरेट कर देती है और ऊपर अपना लीफ और स्टेम डेवलप कर लेती है, और उसी प्रकार से हमारा एक पूरा पौधा तैयार हो जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि लेटरल शूट्स जो हैं वे अराइज करती हैं बेस ऑफ स्टेम से और डेवलप करती हैं नए प्लांट में। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि रनर जो है वे हमेशा जो है सरफेस के अलोंग ग्रो करते हैं। ये यहाँ पर रनर और स्टोलन में डिफरेंस आपको यहाँ पर दिया गया है कि रनर जो है वे हमेशा आपको सरफेस के अलोंग ग्रो करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन स्टोलोन जो है वे ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं और समटाइम सैलोली अंडरग्राउंड यानी कि नीचे भी ग्रो कर सकते हैं और ऊपर की तरफ भी ग्रो कर सकते हैं स्टोलोन। तो इसलिए मैं कह रहा था कि जो सभी रनर्स हैं वे टेक्निकली स्टोलोन होते हैं, लेकिन सभी स्टोलोन रनर नहीं हो सकते। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आया था, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए यूनिसेक्सुअल प्लांट। यूनिसेक्सुअल का उदाहरण पूछा था। बात करें, ऑप्शन दे गए थे टोमेटो, रोज, कुकुम्बर, हेबिकस। तो बात करें यहाँ पर टोमेटो, रोज और हेबिकस की, तो ये तीनों ही पौधे जो हैं वे बाइसेक्सुअल हैं। और इसके बाद बात करें हम कुकुम्बर की, तो कुकुम्बर जो है वो यूनिसेक्सुअल है। तो इसका राइट आंसर हमारा कुकुम्बर हो जाएगा। कुकुम्बर जो है यूनिसेक्सुअल और मोनोसियस प्लांट है। इसमें क्या होता है कि मेल फ्लावर अलग फ्लावर पे लगता है, मेल फ्लावर अलग होता है और फीमेल फ्लावर अलग होता है। फीमेल फ्लावर की अगर पहचान करनी है तो फीमेल फ्लावर जो है वो फ्रूट डेवलप कर सकता है। तो ये पहचान होती है कि जहाँ फ्रूट डेवलप होगा वो फीमेल फ्लावर होगा, जहाँ पर नहीं होगा, और जो मेल है वो सिलेंड्रिकल आकार का होता है फ्लावर। तो आप इस तरह से भी पहचान कर सकते हैं। और मेल फ्लावर जो है वो आकार में भी छोटा होता है, इस प्रकार से भी आप पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, पेरिस्पर्म इज ए रेमनेंट ऑफ। तो ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पर न्यूसिलस, इंडोस्पर्म, फीमेल गैमेटोफाइट, मेम्ब्रेन।
तो पेस्पर्म जो होता है वो होता है न्यूसिलस। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो पेस्पर्म बच जाता है उसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। बात करें एंडोस्पर्म की, तो एंडोस्पर्म जो है वो फूड को स्टोर करता है या न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है एम्ब्रियो के बढ़ने के लिए। फीमेल गैमेटोफाइट जो है, हम एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। मेम्ब्रेन गलत है इसमें, तो इसमें जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा न्यूसेलस। न्यूसेलस क्या होता है हमारा, जो न्यूसेलस का रेमिनेंट होता है वो बन जाता है हमारा पेरिस्पर्म, और ये ब्लैक पेपर और बीट में पाया जाता है, जिसमें न्यूसेलस रिमेन्स इवन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस के यहाँ पर हमको बताना था कि कौन सा एग्जाम्पल हमें कोडोमिनेंस शो कर रहा है। यहाँ पर बात करें स्नैपड्रैगन फ्लावर की, तो स्नैपड्रैगन फ्लावर का आपने देखा होगा उस एग्जाम्पल में कि उसमें जो फ्लावर होते हैं वाइट फ्लावर होते हैं और रेड फ्लावर होते हैं। जब ये दोनों का इनका कराया जाता है तो जो हमें जो फ्लावर मिलते हैं वो मिलते हैं पिंक। तो ये उदाहरण है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। तो इसमें ना तो रेड डोमिनेंट रहा ना वाइट डोमिनेंट रहा, तो ये उदाहरण तो हमारा हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। बात करें हम ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप की, तो ये हमारा कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है, क्योंकि अगर ए एंटीजन होता है रेड आरबीसी पे और बी एंटीजन होता है, और अगर दोनों पाए जा रहे हैं तो ये दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और हमारा ए बी ब्लड टाइप बन जाता है। बात करें सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमंस की, तो ये इसमें XY मैकेनिज्म होता है, ये डोमिनेंस का एग्जाम्पल ही नहीं है। तो इसमें राइट आंसर हमारा ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। आप यहाँ पर इलस्ट्रेशन भी देख सकते हैं कि ये क्लासिक एग्जाम्पल है। अगर ए और बी बोथ एलील प्रेजेंट है तो ये दोनों ही एक्सप्रेस करेंगे इक्वली और बनाएंगे ए बी ब्लड टाइप। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि अगर ए बी है और बी भी है तो हमारा जो ग्रुप बनेगा क्या बनेगा, ए बी ब्लड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आया था मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होल्ड्स गुड फॉर जीन्स लोकेटेड ऑन द। तो जो मेंडल का नियम है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, वो तभी जो है वो ट्रू होता है जब वो सेपरेट क्रोमोसोम पर हो, या फिर अगर सेम क्रोमोसोम पर है तो बहुत दूर हो, फार अवे जो जीन है वो लोकेटेड हो, तभी ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो पाता है। तो इन सभी ऑप्शन में जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है इसमें ही सबसे ज़्यादा दूरी पर होगा जो जीन होगा, तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट्स दैट जीन्स लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन के दौरान जो जीन डिफरेंट क्रोमोसोम पर लोकेटेड होते हैं वे ही इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आया था ए हीमोफीलियक मैन मैरीज ए नॉर्मल होमोजाइगस वुमेन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर सन विल गेट हीमोफीलिया। तो इसमें पूछा गया है कि अगर मेल है और वो हीमोफीलिक है और फीमेल है वो है हमारी नॉर्मल, तो अगर इनका बेटा होगा तो इनके बेटे में कितना % चांस है कि वो उसको हीमोफीलिया हो। तो अगर हम बात करें तो फीमेल जो है वो नॉर्मल है और मेल जो है वो हीमोफीलिक है। और हीमोफीलिया जो है मैं आपको बता दूं वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है। तो अगर मेल पैदा होगा तो फादर से वाई आएगा और फीमेल से एक्स आएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हीमोफीलिया है वो एक्स लिंक्ड है, तो इसमें से कोई भी ट्रेट हीमोफीलिया का ट्रांसफ़र नहीं होगा क्योंकि वाई क्रोमोसोम जाएगा, एक्स क्रोमोसोम नहीं जाएगा। तो हमारा जो हमेशा जो सन होगा वो हमेशा कैसा होगा, नॉर्मल होगा, यानी कि 0% चांस होंगे उसमें
हीमोफीलिया ट्रांसफ़र के। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दे भी रखा है कि एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। अगर हीमोफीलियक मैन है वो नॉर्मल होमोजाइगस वुमेन से मैरी करता है तो उसके बेटे में वाई क्रोमोसोम तो फादर से आएंगे और एक्स क्रोमोसोम मदर से आएंगे, तो वह हमेशा ही नॉर्मल होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय। तो ऑप्शन दिए गए थे थियोडोर बोवेरी, थॉमस हंट मॉर्गन, डब्ल्यू.एस. सटन, सटन एंड बोवेरी। तो इसमें सही आंसर होगा सटन एंड बोवेरी। इन दोनों ने मिलकर बताया था कि जो क्रोमोसोमल थ्योरी है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी, इन्होंने बताया था कि जो मेंडेल के जो जीन है, मेंडल ने बताया था कि हेरिडिटी अगर मतलब कि जो इनहेरिटेंस है उसमें क्या होता है, उसमें कुछ फैक्टर होते हैं जो ट्रांसफ़र होते हैं। तो इन्होंने बताया था कि जो वे फैक्टर हैं जिसको बाद में जीन नाम दिया गया था, वे जीन क्रोमोसोम पर लोकेटेड होते हैं। तो यही थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो कि 1902 में सटन एंड बोवेरी ने दी थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया था द फॉलोइंग सिंबल्स रिप्रेजेंट टर्नर सिंड्रोम। तो इसमें टर्नर सिंड्रोम पूछा गया था। अगर नॉर्मल फीमेल है तो उसमें होता है हमारा XX। अगर टर्नर सिंड्रोम है उसको तो इसमें क्या होगा कि X तो होगा लेकिन दूसरा X मिसिंग होगा। तो इसमें क्या होता है कि 45 हमारे क्रोमोसोम होते हैं, एक क्रोमोसोम जो है सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम वो मिसिंग होता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो ये वाला होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि टर्नर सिंड्रोम जो है एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है फीमेल में और दूसरा जो है वो मिसिंग होता है। तो ऐसे इंडिविजुअल में 45 क्रोमोसोम होते हैं 46 की जगह, और इनकी बॉडी जो है वो शॉर्ट स्टेचर होती है, वेब्ड नेक हो जाती है और अंडर डेवलप्ड ओवरीज हो जाती है, जिसकी वजह से ये इनफर्टाइल हो जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आया था 1 मिनट। यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि द इनिशिएशन कोडोन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन यूकैरियोट्स इज। तो यहाँ पर इनिशिएशन कोडोन बताना था। ऑप्शन देखे थे GOA, GGA, CCA, AUG। तो इसमें राइट आंसर होगा AUG। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ऑलवेज यूनिवर्सल, ऑलवेज यूनिवर्सल। जो AUG है ये हमारा मिथायोनिन अमीनो एसिड को प्रोड्यूस करता है। जहाँ भी AUG आ जाएगा वहीं से जो हमारा प्रोटीन संश्लेषण है या प्रोटीन सिंथेसिस है वो स्टार्ट हो जाएगी। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि ये यहाँ पर AUG आया तो यहाँ से हमारी जो प्रोटीन की चैन है वो बननी स्टार्ट हो गई, या अमीनो एसिड की चैन है वो बननी स्टार्ट हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आया था द फर्स्ट ट्रू फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ होमिनिड्स हैज़ बीन प्लेस्ड इन द जीनस। जो पहला ट्रू फॉसिल रिकॉर्ड है होमिनिड्स का वो किस जीनस से रिलेटेड है। तो ऑप्शन दिए गए थे एजिटोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ड्रायोपिथेकस, प्लैनेट। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं ये लूसी का जो है वो फॉसिल है। ये एक ऑस्ट्रेलोपिथेकस जीनस के थे और ये इनकी ये प्रॉपर्टी थी कि ये अपराइट वॉक करते थे, यानी कि 2 पैरों पर चलते थे। उससे पहले चारों हाथ और पैर दोनों, चारों चीज़ों का इस्तेमाल होता था, लेकिन ये बाइपेडल लोकोमोशन था इनका। और ये अप्रोक्सीमेटली 4 से 2 मिलियन साल पहले अफ्रीका में पाए गए थे। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द क्लोजेस्ट रिलेटिव्स ऑफ मॉडर्न मैन। तो ये कौन है, ये हमारे चिंपैंजी, क्योंकि चिंपैंजी से हमारा 98 to 99% DNA सिमिलर है, तो इसलिए ये हमारे जो हैं वे क्लोजेस्ट हैं। और बात करें कि इनकी जो
6 से 7 मिलियन ईयर्स अगो इनके एंसेस्टर थे और हमारे एंसेस्टर थे वे कॉमन थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन आया था लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस इन विच ऑफ दीज। ऑप्शन दिए थे लिम्फ, लीवर, स्टोमक, किडनी। तो एक्चुअल में जो लिम्फोसाइट हैं वो बनती हैं बोन मैरो में, तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया बोन मैरो का। इसमें लीवर दिया गया है, लीवर में भी लिम्फोसाइट बनती हैं, लेकिन कब बनती हैं, फीटल स्टेज में। तो अगर इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं, तो लीवर सही होगा, वरना बोन मैरो सही होगा, क्योंकि बोन मैरो में ही जो लिम्फोसाइट है वे बनती हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि लिम्फोसाइट जो हैं वे वाइट ब्लड सेल होती हैं और ये बोन मैरो में बनती हैं और लिम्फोइड ऑर्गन में मैच्योर होती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉल्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के से कौन सी डिसीज होती है? ऑप्शन दिए गए थे वेरिसेल्ला, रेबीज, टीबी, मीजल्स। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, सभी को पता है कि ट्यूबरकुलोसिस जो है वो बैक्टीरिया के कारण होता है, जबकि ये वेरिसेल्ला, रेबीज और मीजल्स ये तीनों ही बीमारी क्या हैं, वायरस से फैलने वाली बीमारी हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि वेरिसेला, रेबीज और मीजल्स ये वायरल डिजीज हैं, जबकि टीबी जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के माध्यम से फैलता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन कोज ऑफ सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर का मेन कोज क्या है? ऑप्शन दिए गए थे माइक्रोकोकस, जैंथोमोनास, स्ट्रेप्टोकोकस, डिप्लोकोकस। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा जैंथोमोनास। तो सिट्रस कैंकर जो है वो एक बैक्टीरियल डिसीज है जो कि सिट्रस प्लांट में पाई जाती है। इसको कोजिंग ऑर्गेनिज्म कौन है? जैंथोमोनास सिट्री। ये एक बैक्टीरिया है जैंथोमोनास सिट्री। ये क्या करता है, इसके लीव्स, स्टेम्स और फ्रूट को पर कोर्कुलेशन बना देता है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं लीव्स पर, ये देखो कोर्कुलेशंस हैं, और ये यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इस तरह के, ये यहाँ पर ये इस तरह के मार्किंग बना देता है। इससे क्या होता है कि मार्केटेबिलिटी ऑफ फ्रूट घट जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज कॉइन्ड बाय। ऑप्शन दिए गए थे वाल्टर जी रोजन, एन.आई. वाविलो, अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट, कैंडोल। तो बायोडाइवर्सिटी टर्म जो है वो कॉइन की थी वाल्टर जी रोजन ने, वो करी थी इन्होंने 1985 में ड्यूरिंग द प्लानिंग ऑफ नेशनल फोरम ऑन बायोडाइवर्सिटी। जबकि अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट और कैंडोल इन्होंने भी सिग्निफिकेंटली बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को समझने में अपना योगदान दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स इज नॉट इंडेंजर्ड। ऑप्शन दिए गए थे रेड स्लोथ, मस्क डियर, नीलगाय, इंडियन लायन। तो इसमें रेड स्लोथ, मस्क डियर, नीलगाय, इंडियन लायन, इनमें से जो राइट आंसर है वो नीलगाय है। नीलगाय जो है वो इंडिया में स्टेबल है और ये जो है वो आसानी से आप कहीं भी देख सकते हैं। तो नीलगाय जो है ये लीस्ट कंसर्न में आती है, जबकि टाइगर जो है वो इंडेंजर्ड है, राइनो वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, और पेंगोलिन जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। और जबकि रेड स्लॉथ बियर, मस्क डियर और इंडियन लायन ये सभी इंडेंजर्ड और वल्नरेबल स्पीसीज हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन था कि साइक्लिकल चेंजेस इन कंसंट्रेशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर आर कॉज्ड बाय चेंजेस इन द। तो ऑप्शन दिए गए थे ऑप्टिकल एक्टिविटी, रिस्पिरेटरी एक्टिविटी, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, इंफ्रारेड्स। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी तो नहीं होगा, इंफ्रारेड भी नहीं होगा। बात करें रिस्पिरेटरी एक्टिविटी की, अगर रिस्पिरेटरी एक्टिविटी होती है तो रिस्पिरेशन के दौरान जो है CO2 इंक्रीज होती है एनवायरनमेंट में, और फोटोसिंथेसिस के दौरान जो CO2 है वो एटमॉस्फेयर में कम होती है। बात करें बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल की, तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल में क्या होता है, जब फॉसिल फ्यूल बर्न होता है तब CO2 एनवायरनमेंट में रिलीज होती है। तो मेरे हिसाब से दोनों ही ऑप्शन करेक्ट होने चाहिए, लेकिन इन दोनों में से पूछा है तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल की तरफ हम जाएंगे, क्योंकि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से हाई अमाउंट में CO2 प्रोड्यूस होती है।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नहीं ये आंसर आप देख सकते हैं कि द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इज द मेजर एंथ्रोपोजेनिक कॉज ऑफ इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन द एटमोस्फेयर। एक्टिविटी रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 जिसकी वजह से सॉरी जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन आया था व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म द ग्लैंड। ऑप्शन दिए गए थे एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्व टिश्यू, मसल टिश्यू। तो मसल टिश्यू क्या है, वो मूवमेंट में काम करता है। जो हमारे मूवमेंट है वो सब मसल टिश्यू की वजह से होते हैं। नर्व टिश्यू जो है वो सिग्नल को ट्रांसफर करता है, सिग्नल ट्रांसफर का काम है। कनेक्टिव टिश्यू जो है वो सपोर्ट का काम करता है। बात करें एपिथेलियल का तो यहाँ पर एपिथेलियल ही राइट होगा, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू जो है ये स्पेशलाइज होते हैं सिक्रेशन और लाइनिंग ऑफ ग्लैंड बनाने में, जिसकी वजह से एपिथेलियल टिश्यू से ही स्वीट ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड तीनों ही ग्लैंड बनते हैं। ये एपिथेलियल टिश्यू हमें प्रोटेक्शन और फैसिलिटेट करते हैं सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेस्ड ऑन व्हाट फैक्टर इज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ ग्रुप्ड। तो प्रोटोजोआ का जो क्लासिफिकेशन है वो किस आधार पर किया गया है ये पूछा गया था। ऑप्शन दिए गए थे मेजरमेंट, साइज, मूवमेंट, नंबर ऑफ सेल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा मूवमेंट। मूवमेंट के आधार पर प्रोटोजोआ ग्रुप को बांटा गया है। मेजरली 4 ग्रुप में बांटा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तो जिनके पास सूडोपोडिया है जैसे अमीबा, जो है नंबर ऑफ फ्लैजिला, जो फ्लैजिला का यूज करते हैं लोकोमोशन के लिए, जैसे एग्जांपल यूग्लिना। बात करें तीसरे नंबर की सीलिया, सीलिया का यूज करते हैं पैरामीशियम। और चौथा जिनके पास कोई भी मूवमेंट के लिए ऑर्गन नहीं है। तो ये 4 कैटेगरी मेनली बांटी गई है प्रोटोजोआ ग्रुप में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आया था द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड। टिश्यू की स्टडी को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखे थे फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, इकोलॉजी, हिस्टोलॉजी। फिजियोलॉजी जो है वो फंक्शन बताती है कि बॉडी का क्या क्या फंक्शन है। एनाटॉमी जो है वो स्ट्रक्चर बताती है कि जो बॉडी के ऑर्गन है उनका स्ट्रक्चर कैसा है। इकोलॉजी बताती है नेचर का संबंध, नेचर का संबंध लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। और हिस्टोलॉजी है वो है हमारी स्टडी ऑफ टिश्यू। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हिस्टोलॉजी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आया था वो इज द ऑथर ऑफ द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक के ऑथर कौन है। ऑप्शन दिए गए थे लैमार्क, ई डार्विन, चार्ल्स डार्विन, मेंडल। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। मेंडल जो है वे फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। लैमार्क ने भी योगदान दिया है अपना बायोलॉजी में, लेकिन वे इस किताब के ऑथर नहीं है। चार्ल्स डार्विन ने ये किताब जो है वो 1859 में लिखी थी और इसमें इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था। ये अब तक की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइंटिफिक बुक है जो कि इवोल्यूशन को बताती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। कान्हा नेशनल पार्क की लोकेशन बताई थी। ऑप्शन दिए गए थे उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, MP। तो कान्हा नेशनल पार्क जो है वो हमारा MP में पाया जाता है। और ये किस लिए फेमस है। ये फेमस है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। ये इस्टेब्लिश किया गया था 1955 में और ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया है। और इसको टाइगर रिजर्व बना दिया गया 1973 में अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। और ये रॉयल बंगाल टाइगर, लियोपार्ड और बारसिंगा यानी कि स्वैम्प डियर के लिए फेमस है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आया था बी कीपिंग इज रिलेटेड टू। बी कीपिंग किससे संबंधित है। पर्ल कल्चर, पीसीज कल्चर, सेरीकल्चर, एपीकल्चर। पर्ल कल्चर में मोती पालन होता है, मोतियों का पालन। पीसीज कल्चर में फिश का पालन होता है, मछलियों का पालन। सेरीकल्चर में जो है वो होता है रेशम कीट का पालन करते हैं हम सेरीकल्चर में। जबकि एपीकल्चर में हम करते हैं मधुमक्खी पालन यानी कि बी कीपिंग। तो ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन आया था, प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड इन इंडिया इन, ऑप्शन दिए थे 89, 1975, 1973, 1978। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1973। 1 अप्रैल 1973 को ये लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर, इंदिरा गांधी के टेन्योर में। ये क्यों लॉन्च किया गया था? क्योंकि लगातार जो टाइगर की पॉपुलेशन थी इंडिया में वो घट रही थी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को चलाया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। विच एंजाइम एक्ट्स एज ए बायोलॉजिकल सीजर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ऑप्शन दिए थे लाइगेज, रिस्ट्रिक्शन इंटरन्यूक्लियेज, पॉलीमरेज, नन ऑफ दीज। जो लाइगेज होता है वो जो जीन, जो क्रोमोसोम है या फिर जो पॉलीमर कह रहा हूँ मैं, अमीनो एसिड की चेन है या फिर जो जेनेटिक मटेरियल है उसको ज्वाइन करने का काम करता है लाइगेज। जबकि रिस्ट्रिक्शन इंटरन्यूक्लियेज जो है वो एक स्पेसिफिक साइट से कट करता है, उसको जहाँ पर उसकी स्पेसिफिक साइट मिलेगी वो वहीं से कटिंग करना चालू कर देगा। तो इसी को ही हम बायोलॉजिकल सीजर बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन इंटरन्यूक्लियेज को। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शन इंटरन्यूक्लियेज, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी बोलते हैं इसको, आर कॉल्ड मोलिकुलर सीजर भी बोलते हैं, क्योंकि ये डीएनए को स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस पर कट करते हैं और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के एजेंशियल टूल हैं। ये इनके माध्यम से जीन को आइसोलेट किया जा सकता है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ह्यूमन प्रोडक्ट्स आर बीइंग मेड इन जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म, ऑप्शन दिए गए थे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें पूछा गया था कि जेनेटिकली इंजीनियर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के माध्यम से हम कौन कौन से ह्यूमन प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इसमें हम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी बना सकते हैं, इंसुलिन बना सकते हैं और टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर भी बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि अब तो सब कुछ जेनेटिकली इंजीनियरिंग बेस हो गया है, तो हम सब कुछ ही बना सकते हैं जो ऑप्शन में दिए गए थे इसमें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था एनिमल क्लोनिंग हैज़ बिकम पॉसिबल ड्यू टू एडवांसेस इन, ऑप्शन दिए गए थे न्यूक्लियर टेक्निक, कंप्यूटर टेक्निक, बायोटेक्नोलॉजी, ऑटो रेडियोग्राफी। तो न्यूक्लियर टेक्निक भी बोल सकते हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से सही नहीं है। कंप्यूटर टेक्निक नहीं होगा क्योंकि हम जीवित प्राणी का क्लोन कर रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी इसमें राइट आंसर होगा। ऑटो रेडियोग्राफी भी इससे संबंधित नहीं है। तो ये सब किस लिए संभव है ये भी देख लीजिए। एनिमल क्लोनिंग बिकम पॉसिबल क्योंकि सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक आ चुकी है। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम सोमैटिक सेल, जो रिप्रोडक्टिव सेल से अलग स्किन की सेल हो गई या फिर बॉडी की किसी भी पार्ट की सेल हो गई, हम उस सेल को लेकर उसका न्यूक्लियस निकालते हैं और उसको हम इन्यूक्लिएटेड एग में डालते हैं। इसमें एग नहीं होता, और उसको हम डालते हैं और तब जाके वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। तो ये हमारी सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, यानी कि सोमैटिक सेल से जो न्यूक्लियस लिया है उसको हमने ट्रांसफर कर दिया एग सेल में, जिसमें से हमने न्यूक्लियस निकाल लिया है उसका। तो इसमें हम ट्रेट को प्रिजर्व कर सकते हैं और जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर सकते हैं। अब देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए प्लांट इंट्रोड्यूस्ड जीन फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म इट इज कॉल्ड, ऑप्शन दिए गए थे ट्रांसग्रेशन, ट्रांसजेनिक, ट्रिप्लॉइड, ट्राइजोमिक। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर दूसरे ऑर्गेनिज्म का कोई जीन जो है वो ट्रांसफ़र किया गया है, तो उसको हम बोलते हैं कि जेनेटिक ट्रांसफ़र हुआ है। इसको हम ट्रांसजेनिक बोलेंगे। तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो होगा ट्रांसजेनिक। ट्रिप्लॉइड तो आप जानते हैं 3 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ट्राइजोमिक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम को हम ट्राइजोमिक बोलते हैं। ट्रांसग्रेशन इससे संबंधित ही नहीं है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ट्रांसजेनिक प्लांट इज
वन दैट हैज़ बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड बाय इंट्रोड्यूसिंग ए फॉरेन जीन फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म। जब हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से ट्रांसफ़र करते हैं जीन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में, तो उसको बोलते हैं हम जीनेटिक ट्रांसफ़र, और उसी को ही हम बोलते हैं कि ये ट्रांसजेनिक प्लांट है। जो उससे बनेगा उसको हम बोलेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। प्लांट्स एडेप्टेड टू ग्रो इन फुल ओपन सन आर। जो ओपन सन में एडेप्टेड हैं ग्रो करने के लिए, उन्हें क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर दिए गए थे हीलियोफाइट्स, नियोफाइट्स, लिथोफाइट्स, हेलोफाइट्स। तो यहाँ पर हीलियोफाइट्स जो हैं वे फुल ओपन सन में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। नियोफाइट्स, न्यू प्लांट्स को नियोफाइट्स बोलते हैं। लिथोफाइट्स जो कि स्टोन या रॉक्स इन पर उग सकते हैं, उनको लिथोफाइट्स बोलते हैं। हेलोफाइट्स जो साल्ट कंसनट्रेटेड सोयल है उसमें उग सकते हैं, उन ऐसे पौधों को हेलोफाइट बोलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हेलोफाइट्स आर प्लांट एडेप्टेड ग्रो इन फुल सनलाइट। फुल सनलाइट में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। जबकि सियोफाइट्स, क्या होता है सियोफाइट्स? सियोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो शेड लविंग होते हैं, यानी कि ये इनके अपोजिट होते हैं। हीलोफाइट्स तो फुल सनलाइट में ग्रो करते हैं और सियोफाइट्स शेड लविंग होते हैं, यानी कि ये छाँव में ग्रो करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तो हीलोफाइट प्लांट है, और ये जो ये नीचे हैं जो छाँव में रहते हैं ये हमारे सियोफाइट प्लांट हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ डाटा दैट इन्फ्लुएंसेस। ऑप्शन दिए गए थे पॉपुलेशन ग्रोथ, ज्योग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन, फैमिली एंसेस्ट्री, लोकल कंसंट्रेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। तो डेमोग्राफी सभी को पता है, इससे हम पॉपुलेशन ग्रोथ की पढ़ाई करते हैं कि हमारी पॉपुलेशन में कितनी ग्रोथ चल रही है। और डेमोग्राफी क्या है? एक स्टेटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन है, जिसमें हम ह्यूमन बीइंग को कंसिडर करते हैं, और इसमें हम पता करते हैं कि क्या हमारी बर्थ रेट है, क्या हमारी डेथ रेट है, क्या कितना इमिग्रेशन हुआ, कितना एमिग्रेशन हुआ, और सभी डाटा को हम इसमें देखते हैं, और उसी के हिसाब से हम जो है वो पॉलिसी बनाते हैं या फिर प्लानिंग करते हैं। तो यही थे हमारे आज के क्वेश्चन। आज हमने 30 क्वेश्चन कराए। हम ऐसे ही सेशन डेली लेकर आएंगे, और यूपी कैडेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, हम उन सबको इकट्ठा करके इसी चैनल पर प्रोवाइड कराने वाले हैं। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और आप यूपी कैडेट का पेपर दे रहे हैं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम केवल बायोलॉजी स्टूडेंट को ही नहीं, हम सभी को कैटर करेंगे, लेकिन बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए हम स्पेसिफिक क्लास चलाएंगे इस पर, जो यूपी कैडेट के स्टूडेंट हैं, और इस पर हम नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, और यूपी कैडेट से रिलेटेड जितना भी कंटेंट होगा हम इसी चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे, और PDF वगैरह है वो हम टेलीग्राम चैनल पर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।